हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डीप वाले डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ एक बार फिर से अंडररेटेड मूवी के बारे में, जिसे मैंने हाल ही में यूट्यूब पर देखा। और जब देखा तो वाकई लगा कि मैंने कुछ देखा है। और जब जब मुझे महसूस होता है कि मैंने कुछ देखा है तो मैं आ जाती हूँ आप लोगों के साथ अपनी खुशी बांटने। और जो भी मैंने देखा है उसे देखकर मुझे क्या फ़ील हुआ, वो अनुभव आप लोगों के साथ साझा करने के लिए मैं ये पॉडकास्ट बना रही हूँ। हर बार की तरह एक अंडररेटेड मूवी को आपके सामने ला रही हूँ और मुझे पूरा यकीन है, पूरी गारंटी मैं लेती हूँ कि आपको इस मूवी के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होगा। और इस मूवी का नाम है पंचवटी, जो आई थी 1986 में। और इसे बनाया था बासु भट्टाचार्य जी ने। गलती से नाम थोड़ा स्लिप आउट हो गया, क्योंकि एक बासु चटर्जी भी हैं, एक डायरेक्टर, और अब ये बासु भट्टाचार्य जी। तो थोड़ा-सा मैं कन्फ्यूज़ हो गई, तो माफ़ी चाहती हूँ। तो बासु भट्टाचार्य जी ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और ये 1986 में आई थी। और इसमें थे दीप्ति नवल और सुरेश ओबेरॉय और अकबर खान। इन तीनों के शानदार प्रदर्शन से सजी ये फ़िल्म, जिसका नाम है पंचवटी। सबसे पहले आप लोगों को ये भी सुनकर थोड़ा-सा अजीब लगेगा कि इस मूवी का नाम पंचवटी क्यों है? लेकिन जब आप इस मूवी को देखेंगे और इस मूवी की गहराई में डूबेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों इस मूवी का नाम पंचवटी रखा है। मैं ये भी बता दूँ कि ये मूवी काफ़ी बोल्ड है और अपने वक़्त से, अपने ज़माने से बहुत आगे है। कहने को आज हम 2026 में हैं, एआई के युग में हैं, हम लोग बहुत ही एक हाईटेक लाइफ़ जीते हैं, लेकिन रिश्तों के मामले में हम पहले भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे और आज तो इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि ढूँढने पर भी हमें एक मज़बूत रिश्ता अपने आस-पास नहीं मिलेगा। और ये सिचुएशन अब की नहीं है, बहुत सालों की है, लेकिन लोग उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने में डरते थे और आज हम खुलकर एक्सेप्ट कर रहे हैं। और एक फ़र्क और देखा है कि फ़िल्मों के माध्यम से वो एक्सेप्टेंस हम तक पहुँचाया जाता था, हमें रियलाइज़ करवाया जाता था। और आज रील्स के माध्यम से वो एक्सेप्टेंस हमको एक्सेप्ट करवाया जाता है कि हाँ, आज की तारीख में एक परफेक्ट रिलेशनशिप ढूँढना कितना डिफ़िकल्ट है। और क्यों डिफ़िकल्ट होता है? क्यों कपल्स शादी तो कर लेते हैं, लेकिन क्यों उनकी शादियाँ टूट जाती हैं? क्या रीज़न होता है? वो रीज़न आपको इस फ़िल्म में जानने को मिलेगा। नॉर्मली जो कपल्स होते हैं, वो एक-दूसरे के बिस्तर में जगह बनाने के लिए ही शादी करते हैं और तभी शादियाँ ज़्यादा लंबी टिक नहीं पाती। लेकिन जब आप एक-दूसरे के मन को जानने में, मन में घुसने का अगर आप प्रयास करोगे, तो आपकी शादी कभी टूट नहीं सकती है। आप लोगों ने देखा होगा कि शादी के कुछ साल बाद ही कपल्स बच्चा कर लेते हैं। और बच्चा क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उनके पास कोई वजह नहीं रह जाती एक-दूसरे के साथ वक़्त बिताने की। वो मतलब एक तरीके से उन्हें ऐसा लगता है कि जब हमें ज़रूरत है तो ठीक है, नहीं है तो हमें कुछ अपनी लाइफ़ में एक नया डाइवर्जन चाहिए। लेकिन जब पति-पत्नी के आपसी विचार मिलते हैं, समझ मिलती है, तो बच्चे हों या ना हो, उनका रिश्ता बहुत ही खूबसूरत तरीके से चलता है। भले ही वो साथ रहे या ना रहे, फिर भी जो उन्होंने जो एक-दूसरे के साथ जो खूबसूरत पल भी बिताए होते हैं, वो उन्हीं के साथ जीकर पूरी ज़िंदगी निकाल लेते हैं, अगर किसी कारणवश वो अलग हो गए। पति-पत्नी साथ मिलकर एक अच्छी गृहस्थी बनाते हैं, खुशियों के पल जीते हैं, लेकिन उन खुशियों के पल को समेट कर अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकते। उन्हें लगता है कि और, लेकिन जो सच्चा रिश्ता होता है ना, उसमें जितने भी पल मिल जाएँ, भले ही एक रात क्यों ना मिल जाए सुकून की एक-दूसरे के साथ, वो भी काफ़ी होती है।
और यही इस मूवी के माध्यम से बताया गया है, जो शायद काफ़ी बोल्ड तरीके से बताया गया है। हो सकता है आप लोगों को थोड़ा अजीब लगे, वियर्ड लगे, डेफ़िनेटली वो वियर्ड है। मैं यहाँ किसी गलत रिश्ते को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि एक गलती जब इंसान करता है, तो दू उस गलती से निकलने के लिए दूसरी गलती भी कर बैठता है और कभी-कभी गलतियाँ आपको इतना कुछ सिखा जाती हैं, इतना कुछ समझा जाती हैं कि उसके बाद आपकी लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट आता है, वो आपको कहाँ से कहाँ ले जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। तो ये इस मूवी का उद्देश्य है, कहानी है और मैं डेफ़िनेटली आप लोगों को ये मूवी रिकमेंड करूँगी। फैमिली के साथ तो मत देखिएगा। अच्छा मैं ये भी बता दूँ कि इसमें आपको नेपाल देखने को बहुत ही करीब से मिलेगा। नेपाल टूरिज़्म आपको 1986 का देखने को मिलेगा कि 1986 में कैसा नेपाल हुआ करता था, क्योंकि जो दीप्ति नवल का जो किरदार है, वो नेपाल से है और वो नेपाल में रहती हैं और वहाँ पर जब वो घूमती हैं, फिरती हैं, तो नेपाल की ब्यूटी, नेपाल का कल्चर, नेपाल की कला, वो सब से आपको परिचय इस मूवी के द्वारा होगा और बहुत अच्छा लगेगा। ऐसी फ़िल्मों को देखने के लिए बहुत सारा पेशेंस, इंटरेस्ट और वक़्त, ये तीनों चीज़ें अगर आपके पास हैं, तो आप इस मूवी को बहुत एन्जॉय करेंगे। आपको एग्ज़ैक्टली ये समझ में आएगा कि आज जो हम इंस्टाग्राम पर हैप्पी कपल्स देखते हैं, क्यों एक वक़्त बाद वो हैप्पी कपल हैप्पी ना होकर एक-दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। ये बहुत अच्छी राइटिंग से उस वक़्त के राइटर्स ने, मैं हमेशा कहती हूँ कि बॉलीवुड कहीं न कहीं हमारे लिए एक भविष्य जानने का गोला होता है। अपने फ़िल्मों के माध्यम से वो बताते हैं कि आने वाले समय में कैसी जो है परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी। भले ही उन परिस्थितियों को आज की तारीख में स्वीकृति नहीं मिल रही है, लेकिन आने वाले वक़्त में लोग वही करने लगेंगे जिसको वो एक वक़्त पर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो आज मैं देखती हूँ कि वाक़ई रिश्ते समझने इतने मुश्किल हैं, मैथ्स की प्रॉब्लम समझना मुझे लगता है ज़्यादा आसान है, लेकिन रिश्तों का गणित समझना और उन गणित में ना उलझ के बिल्कुल सरल तरीके से पूरा बेसिकली उसको सिचुएशन को क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। आप मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, लेकिन रिश्तों में आई हुई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आज 2026 में बहुत ही मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और वो क्यों मुश्किल है, किस वजह से मुश्किल है, क्या पति-पत्नी के बीच में चीज़ें मिसिंग होती हैं, जिसकी वजह से उनका रिश्ता टूट जाता है, बच्चे हों तो भी और ना हो तो भी। तो ये संकेत प्रमाण आपको इस मूवी के ज़रिए मिल जाएँगे और ये जो मूवी है 40 साल पुरानी ये फ़िल्म है, लेकिन 40 साल पहले भी जो रिश्तों को लेकर जो एक कन्फ्यूज़िंग हमारा व्यवहार होता था, वो तब भी था और अब भी है। और पहले क्या होता था, हमें समाज का डर होता था, तो इस वजह से हम चीज़ों को एडजस्ट कर लेते थे, खुद के साथ ज़बरदस्ती कर लेते थे। आज हम वो ज़बरदस्ती कर नहीं पाते, क्योंकि आज जो जनरेशन के जो मन हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। हमारे टाइम में हम लोग एडजस्ट करके खुद के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करके भी एडजस्ट कर लेते थे और घंटा हमको कोई फ़र्क पड़ता था। डिप्रेशन किस चिड़िया का नाम है हमें पता नहीं होता था। लेकिन आज की जो जनरेशन है, उनके साथ अगर आप ज़ोर ज़बरदस्ती करने जाओगे, तो उनकी मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, जो बिल्कुल सही है, ज़ोर ज़बरदस्ती करनी नहीं चाहिए। लेकिन जब आप एक गलत इंसान के साथ बंध जाओ, तो सिचुएशन ऐसी आ जाती है, ना सह सको, ना रह सको, ना जी सको, ना उसके साथ मर सको। मरना तो बहुत दूर की बात है, जीना भी दुश्वार हो जाता है। तो फिर क्या कदम हड़बड़ी में उठ जाते हैं और उसके बाद हड़बड़ी में क्या गड़बड़ी हो जाती है, ये सारी सिचुएशन आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगी। सुरेश और अकबर खान का
जो दीप्ति नवल की ज़िंदगी में क्या योगदान है, ये आपको इस फ़िल्म के माध्यम से जानने को मिलेगा और ये मूवी आपको यूट्यूब पर बहुत अच्छे से अवेलेबल है। मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। आप आराम से जाइए और देखिए और अगर आप मेरी तरह 80s के दशक की फ़िल्मों को देखना चाहते हैं, 80s के दशक की फ़िल्मों की डेप्थ को समझना चाहते हैं, उसमें आपकी रुचि है, आपके पास वक़्त है, तो ये बहुत अच्छा मौका है। इस फ़िल्म के ज़रिए मैं हमेशा कहती हूँ कि ये जो इस तरह की जो पुरानी फ़िल्में होती हैं, ये पुराने जो सीरियल्स होते हैं, ये आपके लिए टाइम ट्रैवलिंग मशीन की तरह होती है कि कैसे 80s के दशक में एक्ट्रेसेस की क्या पहनावे होते थे, क्या मतलब उस टाइम पर फ़ैशन होता था, ये देखने का आपको बहुत अच्छा मौका मिलता है। तो मैं तो आपको हाईली, हाईली, हाईली रिकमेंड करूँगी और डेफ़िनेटली आपको मूवी देखनी चाहिए। अगर आप कुछ रिश्तों की उलझन में और उलझना चाहते हैं, तो ये फ़िल्म आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है और मैं कहानी डिस्क्लोज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग मतलब कहीं भी आपका चार्म जो है इस मूवी को देखने का उसमें ज़रा-सा भी जो है उतार-चढ़ाव हो। मैं चाहती हूँ कि आप बहुत सारी क्यूरोसिटी लेकर ये मूवी देखें और मैं बिल्कुल भी उस क्यूरोसिटी को ख़त्म नहीं करना चाहती क्योंकि मैं कहानी बता सकती हूँ। छोटा-सा एक आपको एक ब्रीफिंग भी दे सकती हूँ, लेकिन छोटी-सी ब्रीफिंग भी शायद मुझे लगता है आपका इंटरेस्ट ख़त्म करने के लिए काफ़ी ना हो जाए। इसीलिए मैं पूरे तरीके से एहतियात बरत रही हूँ कि आपको इस मूवी के बारे में कम से कम कहानी के बारे में मैं आपको ना बताऊँ। बाकी इस मूवी में कोई ज़्यादा गाने भी नहीं हैं, बैकग्राउंड में कोई गाना बज रहा हो तो बज रहा हो, वैसे मूवी में कोई गाना नहीं है और फ़िल्म अच्छी है। एक्टिंग सबकी ज़बरदस्त है, डायरेक्शन बहुत अच्छा है, राइटिंग, टेक्नीशियंस ज़बरदस्त हैं। तो और मैं क्या कह सकती हूँ, जितना मैं समझ पाई हूँ, मैं ये समझती हूँ कि कभी-कभी गलती करना भी ज़रूरी होता है। जब तक हम गलत नहीं करेंगे, तो सही का महत्व समझेंगे कैसे? तो गलती करना भी कभी-कभी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कहते हैं ना क्रिटिसिज़्म सुनना भी बहुत ज़रूरी होता है। जब आप अच्छा-अच्छा सुनते हो अपने लिए, तो कहीं न कहीं आपकी प्रोग्रेस नहीं हो पाती है। तो ज़िंदगी में कभी-कभी गलतियाँ आपको बहुत ही कामयाब बनाने में मदद करती हैं और रिश्तों में आई हुई जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें जो गलतियाँ होती हैं, वो गलतियाँ ज़रूरी नहीं है कि आपकी प्रोग्रेस करवाए। कभी-कभी वो आपको वक़्त से पीछे भी ले जाती है, तो कभी-कभी आपको समाज से, दुनिया से, मोह-माया से भी दूर ले जाती हैं। शायद अभी आप लोगों को मेरी बात समझ में यकीनन नहीं आ रही होंगी क्योंकि मैं बहुत घुमा-फिरा के बात कर रही हूँ। लेकिन जब आप ये मूवी देखेंगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या हिंट दे रही हूँ। तो यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि मैं किसी गलत चीज़ को सपोर्ट कर रही हूँ। मैं गलत चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रही, ना मैं किसी सिचुएशन को सपोर्ट कर रही हूँ। मैं यहाँ बता रही हूँ कि गलतियों से हम सीख कर अपनी गलतियों पर वर्क करते हैं। लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसी गलतियाँ हमसे हो जाती हैं कि हमें उस सिचुएशन में जाने का ही मन नहीं करता है। वो हमें सबसे दूर ले जाती हैं, एक अलग ज़िंदगी में ले जाती हैं, एक अलग नज़रिए की तरफ हमें धकेल देती हैं, जहाँ से हमारी एक नई जर्नी शुरू होती है। और वो जर्नी क्या है? किस जर्नी की मैं बात कर रही हूँ, क्या इशारा आपको दे रही हूँ, ये सारी बातें आपको जाननी है तो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी और दीप्ति नवल जी बहुत अंडररेटेड एक्ट्रेस है। डेफ़िनेटली ये बहुत कुछ डिज़र्व करती थी और अगर आप इनका फ़िल्मी सफ़र देखें तो बड़ी चुनिंदा और काबिल-ए-तारीफ़ फ़िल्मों में इन्होंने काम किया है, अभिनय किया है। इन्होंने टीवी सीरियल्स भी बनाए हैं, फ़िल्में भी बनाई हैं और हमेशा इनका बड़ा ही डिफ़रेंट विज़न रहा है सिनेमा को देखने का और एक औरत को समझने का
जो एक इनका नज़रिया है औरत को प्रस्तुत करने का, वो भी बहुत काबिल-ए-तारीफ़ है। मैंने इनकी एक डायरेक्ट की हुई सीरियल को भी आज से कुछ साल पहले मैंने रिव्यू किया था, थोड़ा-सा आसमाँ करके। तो आप ढूँढेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसके कुछ 13 एपिसोड्स थे, दूरदर्शन पर वो आया करता था और वेव्स ओटीटी ऐप पर वो आपको अभी मिल जाएगा। तो मैं तो दीप्ति नवल जी की फ़िल्में काफ़ी समय से देखती आई हूँ और काफ़ी डिफ़रेंट उनका जो है एक विज़न रहा है और बहुत ही डिफ़रेंट लेवल की फ़िल्में उन्होंने करी हैं। लेकिन वही वाली बात है कि कभी-कभी हट के जब आप कुछ काम करते हो तो फिर आप हट ही जाते हो। तो उसी वजह से मुझे लगता है कि वो डिज़र्व करती थीं इंडस्ट्री में, वो उनको मिला नहीं है। सो इसी के साथ अब मैं इस पॉडकास्ट को बंद करती हूँ। वैसे कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ कहने जाऊँगी, तो फ़िल्म की कहानी ना मैं बता दूँ, तो वो सही नहीं होगा। कंट्रोवर्शियल है कहानी, ये मैं पहले से ही बता दूँ, तो फैमिली के साथ बैठकर मत देखना। तो अपना अकेले में देखना और रिश्तों को समझना, रिश्तों की गहराई में डूबना, बहुत वक़्त लेके इंटरेस्ट के साथ अच्छा लगेगा और कहीं न कहीं दिल के किसी कोने में एक अजीब-सा सुकून भी आपको इस मूवी को देखकर मिलेगा। क्योंकि उस ज़माने के सिनेमा में एक अलग बात हुआ करती थी। मैं पहले भी कहती हूँ कि टेक्निकली हम लोग उस टाइम पर इतने आगे नहीं थे। लेकिन परफ़ॉर्मेंसेस को लेकर, स्टोरी को लेकर, प्रेज़ेंटेशंस को लेकर हम लोग बहुत आगे थे और इतने आगे थे कि आज 2026 आ गया है और हमारे पास आज टेक्निकली हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन उसके बावजूद भी टेक्निकल ग्राउंड्स पर स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी कहानी के मामले में, परफ़ॉर्मेंसेस के मामले में हम बहुत पीछे हो गए हैं। तो वो ज़माना 1986 का नेपाल, 1986 का फ़ैशन मतलब बहुत ही ज़बरदस्त आपको फ़ीलिंग आएगी देखकर और जो नेपाली कल्चर दिखाया गया है, मतलब नेपाल का कल्चर बहुत कम मुझे देखने को फ़िल्मों में मिला है। बहुत ही अगर मिला है तो बहुत ही छोटे-छोटे उससे मिला है। लेकिन यहाँ पर आपको देखकर अच्छा लगेगा और मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये मूवी अच्छी लगेगी और बताइएगा आप लोगों ने ये फ़िल्म ऑलरेडी देख ली है या आप लोग देखने वाले हैं या जो भी आपका इंटरेस्ट है, कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रा लाइक कर दीजिए और मेरा ये वीडियो अगर आपको किसी और के साथ शेयर करने लायक लगता है, तो ज़रूर कीजिए, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। और जाते-जाते सुरेश ओबेरॉय जी के बारे में मैं कहूँगी कि सुरेश ओबेरॉय वाक़ई बहुत ज़बरदस्त एक्टर हैं, नेचुरल एक्टर हैं और वाक़ई मतलब अपने परफ़ॉर्मेंस में उन्होंने बहुत जस्टिस किया है इस मूवी में। इन तीनों ने बहुत ही सरप्राइज़ किया है, ख़ास तौर पे अकबर खान ने भी मुझे काफ़ी सरप्राइज़ किया है। मैंने इनका काम ज़्यादा देखा नहीं था। इसी फ़िल्म के माध्यम से मुझे इनके काम को बहुत ही नज़दीक से देखने का मौका मिला और मुझे पता चला इनके बारे में कि ये मतलब एक अच्छे एक्टर थे क्योंकि जब आप किसी के बारे में जानते नहीं हो, मुझे पता था कि इन्होंने भी काम किया है लेकिन शायद मैंने उनकी कभी कोई ऐसी फ़िल्म देखी हो जिसमें ज़्यादा इनका कोई अच्छा मुझे परफ़ॉर्मेंस नहीं लगा हो या क्या हो। लेकिन इस मूवी में मुझे इनका काम अच्छा लगा, डिसेंट लगा। अपने किरदार के साथ पूरे तरीके से वफ़ादारी अकबर खान जी ने निभाई है और दीप्ति नवल जी तो हैं ही उम्दा और सुरेश ओबेरॉय जी के बारे में मैं बात कर चुकी हूँ, जिनके बेटे विवेक ओबेरॉय ने फ़िल्म इंडस्ट्री में जब कदम रखा था, तो बहुत से लोगों को ये विश्वास था कि ये अगले सुपरस्टार शाहरुख खान की जगह लेंगे। लेकिन क्या हुआ उनके साथ वो तो पूरी दुनिया को पता है। ख़ैर अब भी वो काम थोड़ा बहुत कर रहे हैं और अपनी लाइफ़ को वापस से उन्होंने शुरू किया हुआ है। कई इवेंट्स पर दिख जाते हैं।
ये विवेक ओबरॉय और सुरेश ओबरॉय भी मैंने सुना है एनिमल मूवी में भी रह चुके हैं, मतलब काम कर चुके हैं और भी कुछ फ़िल्मों में मैंने सुना है कि वो हैं। अभी की लेटेस्ट मूवी तो मैंने उनकी कोई देखी नहीं है, तो मैं उस पर क्या बात करूँ? मैंने एनिमल मूवी भी नहीं देखी है और ना ही मेरा देखने में कोई इंटरेस्ट है। बट मैंने इनकी कुछ फ़िल्में देखी हैं पुरानी और ये मूवी भी उनमें से एक है और सुरेश ओबरॉय एक्टर बहुत अच्छे हैं। सो इसी के साथ अब इस पॉडकास्ट को बंद करने का वक़्त आ गया है और बहुत जल्दी मुलाकात होगी आपकी एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आई होप कि मैं जस्टिस कर पाई हूँ इस मूवी का रिव्यू करने में, क्योंकि कहानी मैंने डिस्कस करी नहीं है। तो हो सकता है शायद आपको थोड़ा-सा मेरी बातें जलेबी की तरह सीधी लगी हों, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं आप लोगों को कहानी बताऊँ, क्योंकि कहानी बेसिकली तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं चाहती हूँ कि इस मूवी को लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, क्योंकि मुझे इस मूवी के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। मतलब जब से मैंने होश सँभाला है, मैं तो बचपन से ही पुरानी फ़िल्में देख रही हूँ, तो कभी मैंने इस मूवी का ना ही नाम सुना, ना ज़िक्र सुना और केबल टीवी पर भी कभी ये मूवी नहीं आई, दूरदर्शन पे भी नहीं आई, बट ये मुझे यूट्यूब पे मिली। सोशल मीडिया पर मेरी जब नज़र गई तो वहाँ पर इस मूवी का जब मैंने तारीफ़ें सुनी, तब मैं गई और फिर मैंने ये मूवी खोजी और जब मुझे मिली तो मैंने देखी, तो मुझे बहुत अफ़सोस हुआ कि ये मूवी तो कुछ महीने पहले भी मुझे रिकमेंड हुई थी, बट मैंने इग्नोर कर दिया था, पता नहीं क्या दिमाग में था तब मेरे। सो वो मेरी गलती है, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच। हैव अ ब्लेस्ड डे।